हाँ बच्चों, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। लेट मी जस्ट पोस्ट द लिंक ऑन द ग्रुप। एक बार ये बात भी बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं स्टूडेंट्स। तब तक मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप पर। प्रेजेंट सर, एक बार बच्चों ये बता दीजिए आवाज़ मेरी क्लियर है या नहीं है। Sound is audible. Okay. Okay, students, we are just going to start the class. Let me quickly post the link, students. है ना, एक मिनट बस। ठीक है बच्चों, तो कहाँ तक लास्ट टर्न पर हम लोगों की बात हो गई थी? हम लोग पिछले टर्न पर ह्यूमन बीइंग्स में जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने आपको ये बात समझा दिया था कि माउथ में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है। माउथ में हमारे पास टंग है, उसके बारे में डिटेल में बात किया था। वी टॉक्ड अबाउट द teeth in detail, and then we talked about the salivary glands, about the saliva, about the action of saliva. Saliva के action के बारे में हमने बात कर लिया था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस किया था कि माउथ में जो सलाइवा के एक्शन से फूड प्रोसेस होता है उसको बोलस कहते हैं, और वो बोलस फिर अपने ईसोफेगस के जरिए पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से नीचे जाता है इनटू द स्टमक। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन, कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं होता है। एंड देन वी टॉक, उसके बाद हमने ये बात डिस्कस किया था कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, जिसकी प्राइमरी एंजाइम, जिसकी मेन एंजाइम क्या है बच्चों? पेप्सिन। Pepsinogen is converted into pepsin, and this pepsin finally works actually in the stomach for the digestion of proteins. और बच्चों उसके बाद फिर हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस किया था कि वो जो प्रोसेस्ड फूड है स्टमक में, उसे काइन कहते हैं। वो आगे बढ़ता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, मेनली वहीं पर ज्यादातर डाइजेशन होता है। वहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। एक का नाम था लिवर, जिसके बारे में लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लिवर क्या सिक्रीट करता है बच्चों? बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, और बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती हैं। दो मेन कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक बाइल सॉल्ट्स और दूसरे बाइल पिगमेंट्स। जो बाइल सॉल्ट्स हैं बच्चों, वो सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट हैं, और जो बाइल पिगमेंट्स हैं, एक तो बिलीरुबिन है और बिलीवर्डिन है। जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं ताकि बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स छोटे पीसेस में ब्रेक हो सके, और दूसरा जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट को, हमारे फीकल मैटर को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड देन फाइनली यहां तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया था बच्चों। अब एक बात और सुन लीजिए, हमारा एक और, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक और ग्लैंड एसोसिएटेड है, जिसका नाम है बच्चों पैनक्रियाज। So the other gland associated with our digestive system is the pancreas. बच्चों पैनक्रियाज के बारे में सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स ग्लैंड है। एक ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। मिक्स ग्लैंड है बच्चों। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन याद है ना बच्चों? ऐसे ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट खुद के पर्सनल डक्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों तरीके से अपने सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करता है। डक्ट के जरिए, डक्ट मतलब ट्यूब के जरिए भी भेजता है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन के जरिए भी अपने सिक्रीशन को फैलाता है। तो ये बात हम लोगों को याद रखना है। पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है।
हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, मिक्स ग्लैंड। इट इज अ मिक्स ग्लैंड और इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों पैनक्रियाज के बारे में आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज जो जूस सिक्रीट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन। ये क्या करते हैं बच्चों, किस चीज का सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं स्टूडेंट्स ये। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना बच्चों, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सबसे पहले हम लोग एक एंजाइम का नाम लेते हैं, ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी कैसी है बच्चों, इनएक्टिव। दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव। और ये ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। ये किसमें कन्वर्ट होती है बच्चों, ट्रिप्सिन। और ये एक अल्कलाइन पीएच, ये एक अल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में कन्वर्जन होता है। लगभग 8 से 9 का पीएच होता है बच्चों। दैट इज एन अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच के प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन एंड नाउ ट्रिप्सिन इज एक्टिव। अब ट्रिप्सिन कैसा है बच्चों, ये एक्टिव है। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव था लेकिन ट्रिप्सिन इज एक्चुअली एक्टिव। तो ये बात याद रखना है, ये पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन प्रेजेंट है जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों एक और एंजाइम, एक और स्पेशल एंजाइम है, उसका नाम भी मैं लेता हूं। उसका नाम है बच्चों, देखिए वो एक्चुअल में उतना मतलब लोअर लेवल पर बात नहीं की जाती है, लेकिन मैं फिर भी उसका नाम जस्ट बता देता हूं, काइमोट्रिप्सिनोजेन, जो कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन में। आप अगर इसको नहीं भी याद रखना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट नाम मैं बता देता हूं, काइमोट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन is converted into chymotrypsin. Chymotrypsin. Chymotrypsinogen is converted into chymotrypsin. यहां पर भी ये कैसा है बच्चों, ये इनएक्टिव है, और जो chymotrypsin है बच्चों, this is active. So this inactive enzyme is converted into active enzyme and these both are protein digesting enzymes. ये दोनों ही कैसी हैं बच्चों, ये दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो आपसे ये बात पूछा जा सकता है कि पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का नाम क्या है, तो बेसिकली ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। दे बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों बात समझ में आ गई, याद रखिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं, एक और एंजाइम जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है उसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, अमाइलेज वो एंजाइम होती है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज बोला था ना बच्चों, कहां, सलाइवा में। और ये है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब पैनक्रियाज से सिक्रीट तो हो रही है लेकिन कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो इसीलिए उसका नाम अमाइलेज है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इट डाइजेस्ट्स स्टार्च कह दूं या कार्बोहाइड्रेट कह दूं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च माउथ में पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था, याद करिए। बस 30% डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का माउथ में। बाकी जो बचा हुआ है वो कहां डाइजेस्ट होगा, स्टमक में तो हुआ नहीं, तो फिर कहां होगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। और किसके एक्शन से होना है, सबसे पहले पैनक्रियाटिक अमाइलेज के एक्शन से होना है। तो याद रखिएगा, डाइजेस्ट स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग कह सकते हैं या डायरेक्टली स्टार्च बोल सकते हैं। अच्छा, एक और एंजाइम बच्चों पैनक्रियाज में सिक्रीट होती है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज, और इसके भी नाम से आपको समझ में आ गया, लिपिड्स का डाइजेशन होता है बच्चों। लिपिड्स, पैनक्रियाटिक लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स कहते हैं या फैट्स आप कहते हैं बच्चों। फैट और लिपिड में क्या रिलेशन है, क्लास 11th में आप एक चैप्टर में बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी लिपिड कहना, लिपिड इज द नेम ऑफ अ लार्जर ग्रुप मॉलिक्यूल, है ना, उसके अंदर फिर फैट्स वगैरह आते हैं। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज is responsible for digestion of, it digests lipids हम लोग कहते हैं, lipids का digestion करता है, या fats भी आप लोग कह सकते हैं बच्चों। तो ये पूरा हमने आपको पैनक्रियाटिक जूस में जो मेन एंजाइम्स है उनके नाम बता दिए और वो क्या काम करते हैं वो बात भी हमने समझा दिया बच्चों। एक लास्ट बात,
ये तो पैनक्रियास से निकलने वाला जूस था, पैनक्रियाटिक जूस। जो लिवर से निकल रहा था वो बाइल जूस था। और अब एक तीसरी बात सुन लीजिए, जो इंटेस्टाइन है ना बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके दीवार से भी कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं और उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ये नाम बड़ा फेमस है बच्चों, इस वजह से ये नाम मैंने ले लिया। ये बात यहां पर मैं अलग से कह देता हूं कि intestine also secretes a juice called as intestinal juice। उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? इंटेस्टाइनल जूस, या उसी का एक बहुत टेक्निकल नाम है सक्कस एंटेरिकस। तो अगर ये वर्ड कभी पूछ लिया जाए आपसे तो आपको याद होना चाहिए ये इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है। इंटेस्टाइनल जूस क्या? जो इंटेस्टाइन से निकलता हो। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि इंटेस्टाइनल जूस फाइनल डाइजेशन करता है। फाइनल डाइजेशन मतलब कंप्लीट डाइजेशन यही करता है। फाइनल डाइजेशन का जो रोल है, जो फंक्शन है, एक्चुअली वो इंटेस्टाइनल जूस का है। तो याद रखिएगा बच्चों, द फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या फाइनल डाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द इंटेस्टाइनल जूस। और ये बात भी पूछा जाता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट कहां पर हो जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस ही करता है बच्चों। और फाइनल डाइजेशन के बाद होता क्या है? फाइनल डाइजेशन के बाद यही होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स। और दूसरे सिंपल शुगर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। जो फैट्स हैं या लिपिड्स में यहां पर कह दूं, लिपिड्स कह दूं या फैट्स कह दूं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस ग्लिसरॉल में, प्लस ग्लिसरॉल। और प्रोटीन्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स का किसमें कन्वर्जन होता है बच्चों? इनटू अमीनो एसिड्स, या आप अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स कहा जा सकता है। तो ये है बच्चों पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो कंप्लीट हो जाता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनल डाइजेशन कौन करता है बच्चों? इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन के दीवार से निकलता है। तो बच्चों एक बात और अपनी रह गई थी लास्ट टर्न के डिस्कशन में कि जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट तो करता है, लेकिन वो टेम्पररी एक छोटे से एक्चुअल में ऑर्गन में स्टोर हो जाता है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये बात याद रखिएगा, क्या हमने आपको बताया? गॉल ब्लैडर में बाइल जूस इज टेम्परली स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड। बाइल जूस फ्रॉम लिवर, कहां से बच्चों? जो लिवर से आने वाला बाइल जूस है इज टेम्पररली स्टोर किया जाता है एंड कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेटेड इसका मतलब गाढ़ा किया जाता है। तो गॉल ब्लैडर के बारे में भी ये बात याद रखिएगा बच्चों, है ना। ये पूरा मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है बच्चों। अब अगर किसी को कोई डाउट हो, है ना, तो आप यहां पर पूछ लीजिए, सर डज काइन हियर इन काइमोट्रिप्सिन मींस द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक? बच्चों काइन तो वो शब्द को बोलते हैं, मतलब उस फूड को, प्रोसेस्ड फूड को कहते हैं जो स्टमक से आता है, लेकिन काइमोट्रिप्सिन इज द नेम ऑफ द एंजाइम, है ना। सेरेब्रम पार्ट ऑफ फोरब्रेन। अब ये क्या कह रहे हो भाई? सर प्रोटीन्स का तो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, हाँ, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचे कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो सारी प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हो गई। नो स्टूडेंट्स, है ना, कुछ प्रोटीन्स बची रह गई है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होना है बच्चों। सर अल्कलाइन मीडियम का प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? यही जो एक्चुअल में क्या है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर और बाइल जूस के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, है ना। ये सॉल्ट्स, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एक्चुअल में अल्कलाइन या बेसिक पीएच प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। व्हाट इज काइल? वो यही वाला फूड है बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अल्कलाइन मीडियम, बाइल जूस एसिडिक है। बाइल जूस एसिडिक नहीं है बच्चों, अल्कलाइन है। बाइल जूस इज अल्कलाइन। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहां होता है? अभी लास्ट टाइम पर डिस्कस किया है वियर, है ना। लास्ट लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया। बाइल जूस इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर।
लिपिड्स को ग्लिसरॉल इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट करता है। हाँ, लिपिड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। में प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड्स में बच्चों। मतलब डायरेक्टली अमीनो एसिड्स तो नहीं बनते, पहले बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जाते हैं। तो आप क्लास 11th में आएंगे तो उनका स्पेसिफिक नाम भी देते हैं, जैसे पेप्टोन्स है, प्रोटियोजेस है, पेप्टाइड्स हैं, वो नाम दिया जाता है। बट अभी आप ये याद रख लीजिए, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, अगर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं हो तो बाइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस, अगर बेसिकली गॉल ब्लैडर नहीं हो तो बाइल उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो गाढ़ा नहीं होगा बच्चों, वो एक्चुअल में कंसंट्रेटेड नहीं होगा, तो उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। प्लस उसका जो रिलीज है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि रिलीज को कौन रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा है? गॉल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, why are they not acidic enzyme, not said enzyme? क्या कह रहे हो? गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, गॉल ब्लैडर फ्रॉम लिवर इज टेम्परली स्टोर्ड एंड बाइल जूस इज फ्रॉम लिवर इज टेम्परली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर और कंसंट्रेटेड। तो वहां पर स्टोर किया जाता है और कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, आपके कई सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, अब आगे बात करेंगे। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहां तक की बात अगर सभी को क्लियर हो गई है ना, तो फाइनली 2-3 पॉइंट्स मैं यहां पर बता देता हूं। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं बच्चों? मैक्सिमम डाइजेशन, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, ड्यूडेनम वाला रीजन है, वहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। और ये बात भी मैं कह दूं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो एक्चुअल में, है ना, वो एक्चुअल में कंप्लीट कहां हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ digestion is completed in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ये बात भी याद रखिएगा। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अलग से मैंने लिख दिया है, जिन पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पूरा प्रोसेस डाइजेशन का इस लेवल पर जितना आपको चाहिए था या जितना आपको जरूरत थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग दूसरा एक प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो फर्दर जज्ब भी होना है, वो एब्जॉर्ब भी होना है। सो यहां पर मैं अब अगला टॉपिक छोटा सा लिख देता हूं बच्चों, क्या? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और इसके लिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए, है ना, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं बच्चों। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स है वो फोल्डेड है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस में फोल्डेड है। और उन फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस को हम लोग विलाई कहते हैं या सिंगुलर में विलस कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल है दैट इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलस इन सिंगुलर और विलाई इन प्लूरल। तो ये बात याद रख सकते हैं बच्चों। ये देखिएगा, यहां पर मैं ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये एक विलस का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, विलस का। और इसके अंदर ये बात याद रखिएगा, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, इतना ज्यादा फोल्डेड है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़े। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रिचली सप्लाइड होता है बच्चों ब्लड वेसल्स से। ये देखिएगा, ये ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज आप लोग कह सकते हैं, ये ब्लड वेसल्स बनाए जा रहे हैं या ब्लड कैपिलरीज बनाई जा रही हैं। और बच्चों ये बात भी याद रखना है, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के अलावा यहां पर बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं। तो दो बहुत स्पेशल बात है इसके बारे में। एक स्पेशल बात यह है कि द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई, which increases the surface area.
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स। वो अंदर से रिचली सप्लाइड है ब्लड कैपिलरीज से, नर्व से, और प्लस उसके अलावा लिम्फ वेसल्स से, जिन्हें लैक्टियल्स कहते हैं। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, उनमें डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सारे एब्जॉर्ब होते हैं एक्सेप्ट फैट। जो डाइजेस्टेड फैट्स है बच्चों, उनका एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ वेसल्स में या लैक्टियल्स में बच्चों। याद रखना है, बिकॉज दे आर वाटर इनसॉल्युबल, तो ब्लड वेसल्स में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। 3-4 बातें हमने बता दी, यहां पर क्विकली मैं लिख देता हूं। पहली बात ये लिख दूं कि द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, इंटेस्टाइन इज फोल्डेड, ये फोल्डेड होती है to form finger-like projections. किस लिए? To increase the surface area. Projections किस लिए बच्चों? सरफेस एरिया। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। जितना ज्यादा सरफेस, उतना जल्दी जल्दी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या? रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज लैक्टियल्स। तो ये जो रेड कलर से दिखाया है ब्लड कैपिलरीज है, और जो ब्लू कलर से दिखाया है बच्चों वो लिम्फ वेसल्स हैं, या बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स जिन्हें लैक्टियल्स बोलते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। यस, ये सिंगुलर में विलस कहलाता है बच्चों, और प्लूरल में विलाई कहलाता है। इन प्लूरल इट इज कॉल्ड एज विलाई, इन सिंगुलर इट इज कॉल्ड एज विलस। तो ये प्लूरल में विलाई, इसको नीचे लिख देता हूं बच्चों, है ना। ये सिंगुलर में विलस है और प्लूरल में विलाई कहलाता है। दूसरी बात क्या कह रहा था बच्चों? रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। और क्या बच्चों? लिम्फ वेसल्स से, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम लोग लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं। जो ज्यादातर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बच्चों, उसका एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन जो डाइजेस्टेड फैट है बच्चों, उसका एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? लिम्फ वेसल्स में, जिन्हें लैक्टियल्स कहा जाता है। बच्चों आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई है ना, किसके बारे में कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कहां होता है, कैसे होता है। बच्चों एक बात और यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से ये बात भी सुन लीजिए। बच्चों ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये एब्जॉर्ब किस जगह सबसे ज्यादा हो रहा है? अगेन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपसे अगर ये बात भी पूछ लिया जाए या ये सवाल भी पूछ लिया जाए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस जगह होता है? अगेन यू शुड रिप्लाई द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बात भी याद रखना है बच्चों। ये बात मैं यहीं कहीं लिख देता हूं। क्या कह दिया जाए बच्चों? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। किस जगह बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन भी वही होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी वही होता है। ठीक है बच्चों, ये बात सभी लोग को क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए, हम लोग और आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। Are all lymph vessels known as lacteals? No, the large lymph vessels है ना, जो बड़े बड़े lymph vessels होते हैं, उन्हें lacteals बोला जाता है। सर एब्जॉर्प्शन का सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। सेकंड पॉइंट यही बोला है कि बच्चों इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स भरे हुए होते हैं, क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो फाइनली आना कहां है? ब्लड कैपिलरीज में ही तो आना है, उसी के जरिए तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो यहां वो रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से और लैक्टियल्स से। लैक्टियल्स कुछ बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं, है ना। सम लार्ज लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट इन द विलाई या विलस आर कॉल्ड एज लैक्टियल्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाउ डू वी डिफाइन विलाई? सिंपली हम लोग यही कह देते हैं कि द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड एज विलाई या विलस। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट था डाइजेशन, हाउ इट फाइनली कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना। कैसे? वो 11वीं में पढ़ लेना, चैप्टर पूरा पढ़ाया था। अगर तुम गायब रही होगी वहां पर तो तुम्हें नहीं याद होगा। अगर
है ना, आगे करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेस्टाइनल जूस का क्या क्या बेसिकली कार्रवाई है, क्या करता है ना। अभी क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बात सभी लोग समझ गए स्टूडेंट्स। अगर ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको समझा दिया है, हमने डाइजेशन के बारे में समझा दिया है। अब हम लोग इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन कर लेते हैं और बात न्यूट्रिशन की या प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले यहां डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए बच्चों, ये सबसे पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं सीकम। अच्छा हाँ, एक बात बच्चों इसके बारे में, विलाई के बारे में और बता दूं और याद दिलवा दूं बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों के सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपके एनसीईआरटी किताब में उन्होंने लिख रखा था कि विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों में प्रेजेंट थी, है ना बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी किताब का पॉइंट है, लेकिन इन रियलिटी लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई इज नॉट प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बात समझ रहे हैं ना बच्चों, आपके एनसीईआरटी किताब में पहले ये एक पॉइंट लिखा हुआ था उन्होंने कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है। अब मुझे पता नहीं है कि अब वो वापस से रिवाइज हो गई है और बेसिकली अब वो सही किया गया या नहीं, बट पहले ये पॉइंट लिखा हुआ था, वो इनकरेक्ट था बच्चों। सही चीज तो ये है कि विलाई सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बात मैं समझाने जा रहा था आपको कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, दिस इज द सीकम। इसे किस नाम से जाना जाता है, सीकम। और जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है बच्चों, इसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या सिंपली अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं बच्चों। इसी में कई बार कुछ बच्चों की इंफेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से बच्चों इसमें स्वेलिंग वगैरह, और कई बार इसको ऑपरेट भी करने की जरूरत पड़ जाती है बच्चों। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो सीकम है उससे और ऊपर ये जो पार्ट जाता है, जिसे हम लोग कोलन कह देते हैं, ये असेंडिंग कोलन। उसके बाद ये साइड में इस तरीके से बच्चों, ये देखिएगा ट्रांसवर्स कोलन जो साइड में जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आता है इस तरीके से, इसे डिसेंडिंग कोलन कह देते हैं। और फिर यहां से याद रखिएगा, यहां पर ऐसे थोड़ा सा टर्न टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। इसको किस नाम से जाना जाता है, सिग्मोइड, SIGMOID, सिग्मोइड कोलन। तो ये सब कोलन के पार्ट है बच्चों। ये ए कोलन मतलब असेंडिंग कोलन, ये टी कोलन मतलब ट्रांसवर्स कोलन, ये डी कोलन मतलब डिसेंडिंग कोलन, और उसके अलावा ये सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन फिर फर्दर खुलता है एक और पार्ट में, जिसको कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम से फिर डाइजेस्टिव वेस्ट इज बीइंग एलिमिनेटेड आउट। ये रेक्टम है, और रेक्टम फाइनली खुलता है किसमें बच्चों, एनस में। इट फाइनली ओपन्स इनटू द एनस। तो ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले अच्छा, ये वाला क्या पार्ट है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम। और यहां पर भी एक स्फिंक्टर, एक वॉल्व पाया जाता है, और उस वॉल्व को हम लोग क्या कह देते हैं, इलियोसीकल स्फिंक्टर। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज इलियोसीकल स्फिंक्टर या इलियोसीकल वॉल्व हम लोग कहते हैं, इलियोसीकल स्फिंक्टर कहते हैं। ये इसके नाम से पता चल रहा है, स्फिंक्टर, इसके नाम से पता चल रहा है, इलियो मतलब इलियम और सीकल मतलब सीकम, इन दोनों के बीच का स्फिंक्टर है। उसके बाद ये वाला पाउच जैसा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, सीकम है। सीकम में ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकला हुआ है, और इस सीकम से फिर ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा कोलन है। कोलन आगे असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम। रेक्टम यही वाला वो एरिया है या रीजन है जहां पर डाइजेस्टिव वेस्ट स्टोर्ड होता है। डाइजेस्टिव वेस्ट यहीं पर स्टोर्ड होता है रेक्टम में।
और रेक्टम फाइनली खुलता है इस ओपनिंग से, इसे हम लोग एनस कह देते हैं। ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का हमने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया है बच्चों, आउटलाइन दिखा दिया है। अब एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बच्चों, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन ये है कि वो एक्सेसिव वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, एक काम। दूसरा काम, खास करके कोलन वाले हिस्से में कुछ ई कोलाई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे बॉडी को विटामिन B12 और विटामिन के देने का काम करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रोल है। और एक और रोल है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का, हम लोग कहते हैं कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको सॉलिडिफाई करके फीसीज में कन्वर्ट किया जाता है। फीसीज, जो डाइजेस्टिव वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो फीसीज कहां बनता है बच्चों? वो फीसीज यहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। तो दो बातें, तीन बातें हमने आपको बता दिया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। क्या क्या, एक बार यहां पर मैं लिख देता हूं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन ही लिख रहा हूं बच्चों, बाकी स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट्स तो यहां डायग्राम में दिखा दिए। पहला क्या बच्चों? एक्सेसिव या एक्सेस लिख देता हूं, एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ओवर हियर। एक्सेस वाटर जो है यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहां पर रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को ये होस्ट करता है। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से? ई कोलाई। और ये ई कोलाई क्या बना करके देते हैं बच्चों? विटामिन B12 एंड विटामिन के। विटामिन B12 और विटामिन के का बायोसिंथेसिस करके देते हैं। और तीसरी बात, द डाइजेस्टिव वेस्ट is solidified into coherent feces, या सिंपली feces कह देता हूं। ये सॉलिडिफाई कर दिया जाता है किसमें? feces में बच्चों। बात सभी को क्लियर है? व्हाट इज अपेंडिक्स बच्चों? अपेंडिक्स एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है, ये हमारे अंदर वेस्टिजियल कहलाता है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में बच्चों यहां पर कुछ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया रहते थे जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते थे। हमारे अंदर वो डाइजेशन वाला रोल तो नहीं है, लेकिन आज का मतलब अब हम लोगों के अंदर ये एक लिम्फोइड ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ लिम्फोइड ऑर्गन। In the body there is no use of appendix, yes, इसीलिए वो वेस्टिजियल कहलाता है। प्रेजेंस, ठीक है भाई। In the body there is no use of appendix, yes बच्चों, डाइजेशन वाला रोल उसका नहीं है। वैसे उसका बेसिकली इम्यून सिस्टम का भी वो कंपोनेंट है, वो लिम्फोइड ऑर्गन है, तो वो लिम्फोइड ऑर्गन वाला उसका फंक्शन है, बट डाइजेशन में कोई रोल नहीं है बच्चों, इसलिए वो वेस्टिजियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये बात सभी को क्लियर है ना? लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहां सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जैसे ई कोलाई, जो हमारे बॉडी को विटामिन B12 और विटामिन के सिंथेसाइज करके देते हैं। और तीसरी बात, यहां पर फीसीज का फॉर्मेशन होता है डाइजेस्टिव वेस्ट का। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं यहीं पर आपको बता दूं, जो हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट का या जो फीसीज का एक्चुअल में येलोइश कलर है, वो किस वजह से है? मैंने आपको बताया ही था, वो जो बाइल पिगमेंट्स थे बच्चों, वो और प्रोसेस हो जाते हैं, है ना, वो और प्रोसेस हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक और कंपाउंड में जिसे बोलते हैं स्टर्कोबिलिन। और जो डाइजेस्टिव वेस्ट है बच्चों, उसका जो फाउल ऑर्डर है या जो बैड स्मेल है, वो एक कंपाउंड की वजह से होती है बच्चों, स्कैटोल, SCATOLE। स्कैटोल एक कंपाउंड है, उसके वजह से डाइजेस्टिव वेस्ट का जो बेसिकली फाउल ऑर्डर है या बैड स्मेल है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं बच्चों, अपना जो फीसीज है उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है डेड माइक्रोब्स का या डेड बैक्टीरिया का बच्चों, तो ये बात भी याद रखिएगा, है ना। देयर इज नो यूज ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है बच्चों, अपेंडिक्स के बारे में बात समझा दिया, क्या बात कर वही पूछे। बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है, यस बच्चों, बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है या प्रोसेस हो जाता है वो। और तो मैंने आपको फीसीज के बारे में क्या बातें बता दी, तो कलर इसका जो कलर है वो एक कंपाउंड की वजह से है, स्टर्कोबिलिन, है ना। जो बिलीरुबिन है ना बच्चों, वही कन्वर्ट हो गया स्टर्कोबिलिन। एंड द फाउल स्मेल इज ड्यू टू स्कैटोल, है ना। स्कैटोल एक कंपाउंड है, उसकी वजह से फीसीज का फाउल ऑर्डर है।
तो फीसिस जो है बच्चों ये डाइजेस्टिव वेस्ट है, इट इज दी डाइजेस्टिव वेस्ट। बच्चों अब बताइए, अगर यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट, जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का ह्यूमन बीइंग्स में, वो कंप्लीट कर दिया है। जितना आपके लेवल को पर आपको जरूरत है वो सारी बातें हमने कवर कर ली। व्हाट इज द नेम ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया? तो सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाले कुछ बैक्टीरिया है बच्चों, जैसे रिम्यूनोकोकस वगैरह है ना, वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं और मीथेन गैस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, है ना। क्या पूछ रहे हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? बच्चों हमारा इम्यून सिस्टम में दो टाइप के ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये जो हमने अपेंडिक्स बताया, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये वो जगह हैं जहां पर जंग होती है पैथोजन और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच में, WBCs के बीच में। तो ये वो साइट है जहां पर लड़ाई होती है, तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। व्हाट्सएप ज्वाइन करवा दीजिए। आप क्या ऐप पर ज्वाइन नहीं है? आप वो 7300666551 वाले नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए बच्चों। बेटा वहां पर व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, उस नंबर पर आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा अगर आप नए हैं। फ्रॉम वेयर डिड डेड माइक्रोब्स कम? बच्चों ये सब अपने लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, वहां पर बहुत तेजी से वो मल्टीप्लाई भी करते हैं और बहुत डेड भी होते हैं, मतलब बहुत मरते भी हैं। विजडम टूथ और ऑस वेस्टिजिलिया, हाँ, तो जो विजडम टीथ है बच्चों, वो वेस्टिजियल ऑर्गन में ही कंसीडर किया जाता है। एक बार रिपीट कर दीजिए, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर वो छोटा सा ऑर्गन है जिसमें बाइल जूस है ना, लिवर से बनने के बाद स्टोर किया जाता है ना, रिजर्वॉयर के तरह, और वहीं पर वो गाढ़ा किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। सर बोर्ड में नेम लिख दीजिए बैक्टीरिया का, बताया तो, उसकी क्या जरूरत है अभी आपको? र्यूमेनोकोकस, RUMENOCOCCUS, र्यूमेनोकोकस। What is the name of gas which comes out from the body of human? तो वो यही बायोगैस है, उसमें मेनली मीथेन का कंपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ये स्टर्कोबिलिन वही लार्ज इंटेस्टाइन में ही कन्वर्ट होता है, कोलन में ही उसका कन्वर्जन होता है। प्रोसेस होता है बेसिकली, कोई ऐसा कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं है। दैट इज इन द मीनवाइल, इन द पैसेज के दौरान जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो गई बच्चों अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। अब लाइफ प्रोसेसेस का जो दूसरा पार्ट है बच्चों, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन, उसके बारे में हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। अगर ये वाली बातें सभी को क्लियर हो गई बच्चों, एक बार लिख करके क्विकली बता दीजिए। अगर ये बात सभी को क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। अगर यहां तक की सारी बातें बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिम्फ वेसल्स बच्चों, जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो करता है, दैट इज लिम्फ वेसल। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं बोर्ड को। और अब हम लोग बच्चों लाइफ प्रोसेसेस का एक सेकंड कंपोनेंट है, उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन, है ना। हम लोगों ने डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया। अब दूसरा जो लाइफ प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। उसके बारे में बहुत ध्यान से बातें समझिएगा, है ना, समझने की कोशिश करिएगा क्विकली, है ना। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये पहला पार्ट चैप्टर का, इस चैप्टर में 4 पार्ट है बच्चों, है ना। क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, उसके अलावा सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अभी हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट, सबसे बड़ा यही पार्ट है न्यूट्रिशन वाला, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट सर्कुलेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा बच्चों। जब इस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं तो एक शब्द और आता है जो हमें मतलब बेसिकली कंफ्यूज करता है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस प्रोसेस का क्या लॉजिक है, क्यों होता है, वो समझा दूं बच्चों। ये बिल्कुल इस तरीके की बात है, ये बिल्कुल इस तरीके की बात है कि जो हम लोग खाना पीना खाए, है ना, वो हमारे बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एक एक सेल तक पहुंचाया गया।
अब सेल में वो डाइजेस्टेड फूड पहुंच तो गया, जैसे ग्लूकोज पहुंच तो गया, लेकिन सेल में ग्लूकोज कोई एनर्जी पैकेट नहीं है, कोई एटीपी का कोई क्लाउड या एटीपी का कोई गुच्छा एग्रीगेशन नहीं है। तो वो जो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी पैक होगी एटीपी में, जो एनर्जी की करेंसी है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो यही है कि सेल्स के अंदर जो फूड है या जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी निकलवाना और उस एनर्जी को एटीपी में पैक करना, दिस इज रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल ऐसी बात है बच्चों कि हम लोग घर में राशन ला करके रख लें, दाल चावल कच्चे ला करके रख लें, लेकिन जब तक उसको पकाएंगे नहीं, जब तक उसको कुक नहीं करेंगे, जब तक उसको बनाएंगे नहीं, तो हम लोग उसको खा नहीं सकते। ऐसी ही बात ये भी है, हमारे एक एक सेल में डाइजेशन न्यूट्रिशन के प्रोसेस से एक एक सेल में ग्लूकोज पहुंच तो जाएगा, लेकिन उन सेल्स के अंदर उस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जब तक कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या इन फूड का क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम लोग कहते हैं, या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब जिसका रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। फूड तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे कॉमन ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। किस लिए बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी भी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ये है रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फूड या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी निकले, और वो एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ये है प्रोसेस रेस्पिरेशन। बच्चों बात सभी को क्लियर हो गई। सर यू डिडंट टेल अबाउट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ही तो चल रहा है अभी। एसिमिलेट करने का मतलब क्या, उसका इस्तेमाल होना। हमें दो चीजों के बारे में बात करना था, मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वही दो मेन प्रोसेसेस है। उसके अलावा एसिमिलेट करना मतलब क्या, वो जो खाना हमने खाया है, जो सेल्स में बॉडी में पहुंचा है, उसको बॉडी में इस्तेमाल करना। फुल नेम ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके बारे में भी इसी पार्ट में आएगी बात बच्चों। थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, ठीक है बच्चों, कोशिश करते हैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की। रेस्पिरेशन लिखा है, उसके आगे लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात अगर समझ में आ गई बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई, तो अब और आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और वर्ड के बारे में, एंड दैट इज ब्रीदिंग। Now very carefully try to understand about this particular term, this particular word breathing. बच्चों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में मतलब थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस क्या है, सुन लीजिए बच्चों, है ना, केयरफुली सुनिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। So breathing is a process in which exchange of gases takes place between the organism and the environment. ये है breathing. It's simply a physical process. इसमें gaseous exchange हो रहा है सिर्फ, है ना। इसमें डायरेक्टली कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है इस एक्सचेंज पे। हाँ, कुछ मसल्स वगैरह काम कर रही हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में, उनमें एनर्जी खर्च हो रही है, बट गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसफर के प्रोसेस में डायरेक्टली कोई एटीपी का खर्चा नहीं हो रहा है बच्चों। और ये बात याद रखिए, अगर हम लोग बेसिकली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में एक बहुत क्लियर वर्ड में मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक लाइन, एक स्टेटमेंट बोलता हूं जिससे आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक साथ समझ जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स ब्रीद वेयर सेल्स रेस्पायर। अगर पूरे ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी तो हम ब्रीद करते हैं बाहर से, एनवायरमेंट से, और अगर हमारे बॉडी के एक एक सेल के बारे में बात करें तो वो रेस्पायर करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स ब्रीद वेयर सेल्स रेस्पायर।
बात समझ गए ना बच्चों? रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड जो सेल्स में हो रहा है, और ब्रीदिंग क्या है बच्चों? सिंपली गैसियस एक्सचेंज या गैसेस का एक्सचेंज हो। तो ये बात याद रखिएगा। यस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ब्रीदिंग के नीचे मैं ये बात लिख देता हूं, ऑर्गेनिज्म, एक इक्वेशन टाइप का दिखा देता हूं आपको, ऑर्गेनिज्म, और फिर दूसरे तरफ क्या लिख दो बच्चों? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और ये ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट से, सॉरी, ऑर्गेनिज्म से एनवायरमेंट में क्या जा रहा है? CO2। और एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ रहा है बच्चों? O2। ये जो पूरा एक्सचेंज का प्रोसेस है ना बच्चों, यही है ब्रीदिंग। सो दिस इज एक्चुअली ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज ब्रीदिंग स्टूडेंट्स। और ये ब्रीदिंग जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये पैसिव या फिजिकल प्रोसेस है बच्चों, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। और जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में तो ऊपर मैंने लिख ही दिया है, एक्चुअल में वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की तरफ इशारा होता है ना, दैट इज एक्चुअली अ पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रहा है। तो आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसा कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है या कैसे कैसे ब्रीदिंग हो रही है उसके बारे में बात करना है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कई बार रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने आपको समझा दिया। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बच्चों, अगर सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया जाए, लोअर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या बच्चों? लोअर ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम सीलेंट्रेटा है, फाइलम टीनोफोरा है, जिनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो वो सब अपने बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली मैं क्या लिख दूं बच्चों? लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स का मतलब जैसे फाइलम पोरीफेरा, जैसे फाइलम सीलेंट्रेटा, ये सब हम लोग एनिमल किंगडम में आगे पढ़ेंगे, है ना। ये सब बच्चों लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सचेंज करते हैं? अपने बॉडी सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कैसे? किस प्रोसेस से? सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से, सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस। बच्चों दूसरा मैं यहां पर आपको बताऊं, इसे बोला जाता है मॉइस्ट स्किन से सांस लेना। मॉइस्ट स्किन से सांस लेने को एक नाम दिया जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन से सांस लेने को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है बच्चों, है ना। याद रखिएगा, मॉइस्ट स्किन से सांस लेने को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है ना। और मॉइस्ट स्किन से जो सांस हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या मतलब जो दूसरे एनिमल्स है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। कौन लेता है बच्चों? द बेस्ट एग्जांपल इज अर्थवॉर्म्स एंड द एडल्ट फ्रॉग्स इन वाटर। सो हम लोग यहाँ पर मॉइस्ट स्किन से जो सांस लेते हैं बच्चों, उसमें किसका नाम ले लेते हैं? अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म, और उसके अलावा एडल्ट फ्रॉग्स का, एडल्ट फ्रॉग्स। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, है ना। विल बी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन प्लान। भाई अनिका, तुम फालतू के सवाल बहुत पूछती हो, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिल गया है, जो मन में आ रहा है वो बक दे रही हो यहीं पर। थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, आगे पीछे की बातें बाद में करना। व्हाट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम? बच्चों ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, वो पूरा जो सिस्टम है दैट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो जब कभी भी रेस्पिरेशन है ना अपने स्किन से होता है और मॉइस्ट स्किन से होता है, उसे क्या कह देते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। किसमें होता है ऐसा बच्चों? अर्थवॉर्म में, और उसके अलावा एडल्ट फ्रॉग्स में होता है। और बच्चों ये बात भी याद रखें, इसीलिए आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको अभी अगर कभी आप ला करके धूप में रख देते हैं तो वो कुछ ही मिनट के अंदर अंदर मर जाते हैं बच्चों। होता क्या है, उनके ऊपर जो मॉइस्टनेस है वो सूख जाता है, और वो सूखते ही वो सांस लेना बंद कर देते हैं या सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है बच्चों। तो ये बात याद रखना है, मॉइस्ट स्किन से जो सांस लेते हैं उन्हें हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देते हैं, है ना। और उसका एग्जांपल क्या हमने बता दिया? अर्थवॉर्म एंड एडल्ट फ्रॉग्स। अच्छा, एक तीसरी बात मैं यहां पर आपको बताता हूं बच्चों, एक तीसरे टाइप का, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रैकियल रेस्पिरेशन।
इंसेक्ट्स में होता है बच्चों, अपने उनके बॉडी के साइड्स में कुछ होल्स या कुछ ओपनिंग्स होती हैं, और उन ओपनिंग्स को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, स्पाइरैकल्स। और वो स्पाइरैकल्स ओपनिंग्स या होल्स होते हैं, उन होल्स के जरिए बॉडी के अंदर पतले पतले ट्यूब्स जाते हैं, और वो ट्यूब्स पूरे बॉडी में एक नेटवर्क के फॉर्म में बिछे हुए होते हैं। तो वो बच्चों पूरे जो ट्यूब्स का नेटवर्क है ना बच्चों, उसी को ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। तो स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया के मदद से जो सांस लिया जाता है या रेस्पिरेशन होता है, उसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्टली इंसेक्ट्स में होता है। तो ये बात मैं कह दूं यहां पर बच्चों, ट्रैकियल, TRACHEAL, ट्रैकियल रेस्पिरेशन है ना। ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसके मदद से होता है बच्चों? ट्रैकियल रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्पाइरैकल्स, स्पाइरैकल्स के मदद से। एंड उसके अलावा बच्चों ट्रैकिया या ट्रैकियल मतलब पतले पतले ट्यूब्स हैं, तो स्पाइरैकल्स एंड ट्रैकिया। बच्चों इसका मैं आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन भी दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करिए ये बेसिकली कॉकरोच है ना। ये सपोज कर लीजिए दिस इज द बॉडी ऑफ द कॉकरोच, है ना। इस तरीके से ये आप समझ लीजिए बच्चों, रफी बना दिया है, बहुत ज्यादा मैं अच्छा बना नहीं पाता हूँ। एनीवेज ये बॉडी के साइड्स में ये देखिए ये होल्स है बच्चों, इनके बॉडी के साइड्स में। और ये जो बॉडी के साइड्स में जो होल्स है बच्चों, इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? स्पाइरैकल्स कह देते हैं, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? स्पाइरैकल्स। और ये स्पाइरैकल्स के जरिए बच्चों पतले पतले ट्यूब्स हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या बॉडी के अंदर जो है ना, बेसिकली ये ट्यूब्स बिछे हुए हैं। और ये ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रैकिया कहते हैं। और ये है ना, ये जो ट्यूब्स का जो पूरा नेटवर्क है बच्चों, इन ट्यूब्स का जो पूरा नेटवर्क है उसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो स्पाइरैकल्स, ये जो होल्स है बच्चों, इन्हें, ये जो ओपनिंग्स है, होल्स हैं, इन्हें हम लोग स्पाइरैकल्स कह देते हैं। और जो अंदर ट्यूब्स का नेटवर्क है बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। सो ट्रैकिया एंड स्पाइरैकल्स, ये बेसिकली इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। किसमें बच्चों? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स। अच्छा ठीक है बच्चों, ये बात भी हो गई। मॉइस्ट स्किन से सांस लेना, है ना, ये कौन करता है बच्चों? इसको कहते क्या है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कहां पर होता है बच्चों? अर्थवर्म्स में, एडल्ट फ्रॉग्स में। ट्रैकियल रेस्पिरेशन स्पाइरैकल्स और ट्रैकिया के जरिए होता है ना। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? इंसेक्ट्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो सांस लिया जाता है, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा में होता है। ये कहां से सांस लिया जाता है बच्चों? बॉडी सरफेस से। और ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग चलते हैं, और फर्दर हम लोग बात करते हैं एक और के बारे में, एंड दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, है ना। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, उसे कहते क्या है बच्चों? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सो नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रैंकियल, BRANCHIAL। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज एक्चुअली रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये समझ लीजिए बच्चों, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन होता है। ये कहां पर होता है बच्चों? ये फिशेस में। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो क्या है बच्चों? फिशेस। उसके अलावा जो फ्रॉग्स के यंग वंस हैं, जिन्हें टैडपोल्स कहा जाता है बच्चों, तो टैडपोल्स और फ्रॉग्स यू कैन से। उसके अलावा बच्चों क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशियंस का मतलब बच्चों क्रैब एंड प्रॉन। क्रैब एंड प्रॉन का नाम आप सब लोग जानते हैं ना बच्चों, ये आर्थ्रोपोड्स है। क्रैब्स एंड प्रॉन्स, इनके अंदर भी बच्चों गिल्स से सांस लिया जाता है। और इस रेस्पिरेशन को कहा क्या जाता है बच्चों? इस रेस्पिरेशन को हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और बच्चों फिशेस के बारे में हमेशा ये बात जब आती है, तो फिशेस के बारे में तो मैं ये बात जरूर बताता हूँ आपको। ये देखिएगा बच्चों, ये जैसे एक फिश का आउटलाइन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, और इस फिश के आउटलाइन में ये समझ लीजिए ये गिल का कवरिंग है बच्चों। ये वही चीज है जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग जानते हैं। जब फिश वगैरह खरीदने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो फिश वाला बंदा क्या करता है बच्चों? वो उसका ये वाला पार्ट, यही जो गिल की कवरिंग है, उसको ऐसे खोल खोल करके दिखाता है कि देखो एकदम ताजी है। तो वो जो आपको दिखाता है ना बच्चों, वो जो अंदर रेड रेड कलर का दिखता है ना, वही तो गिल्स है बच्चों। तो ये शो करना चाहता है कि ब्लड का फ्लो अभी ताजा ताजा है, रेड नजर आ रहा है, तो ताजी मछली है वो। तो वो जो अंदर नजर आता है बच्चों, वो यही गिल्स है। और ये दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये इस तरीके से पूरा ऐसे लाइन लाइन आपको नजर आती होगी। सो दिस इज एक्चुअली गिल्स।
अब ये कैसे सांस कैसे लेते हैं इसके जरिए, ये बात भी समझ लीजिए बच्चों। ये माउथ से वाटर इनटेक करते हैं, वाटर। और बच्चों ये वाटर का मतलब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि जो ऑक्सीजन लेती है इसी H2O में से O2 तोड़ लेती है। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये तो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, तो उस ऑक्सीजन को ये लोग टारगेट करती हैं मछलियां। ये पूरा पानी इंटेक करती है, उस पानी को इंटेक करके जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसको बॉडी में भेजती है, और जो एक्सेस वाटर उन्होंने लिया था वो सब अपने इस गिल के कवरिंग को खोल करके उस सारे वाटर को बाहर कर देती है। तो कुछ बच्चों को डाउट ये रहता है कि सर मछलियां कितना पानी पीती हैं, इतना इतना पानी पीती हैं, वो मतलब फिश टैंक या एक्वेरियम वगैरह में वो लोग देखते हैं कि बार बार वो मुंह खोल बंद। बच्चों वो पानी नहीं पी रही हैं, वो सांस ले रही हैं। वो जो वाटर का इंटेक किया वो तो ओपर्क्यूलम से बाहर कर दिया उन्होंने, उसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन था उसको बॉडी में इंटेक कर लिया। तो बच्चों ये बात आप सब लोग याद रखिएगा, फिशेस एक्चुअली डोंट ड्रिंक दैट वाटर, दे जस्ट फिल्टर आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट वाटर एंड दे रिमूव द वाटर थ्रू दिस गिल कवरिंग। बच्चों अब अगर कोशिश करिएगा, अगर आपके पास एक्वेरियम हो या कहीं आसपास एक्वेरियम हो, तो एक एक्टिविटी है छोटी सी जाकर के करिएगा, घड़ी से देख करके ये कैलकुलेट करिएगा कि 1 मिनट में वो फिश कितने बार अपने ओपर्क्यूलम को खोल और बंद कर रही है। जितने बार वो ओपन और क्लोज कर रही है अपने ओपर्क्यूलम को, समझ जाइए उतना ही उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग है। और हमसे फिशेस का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज्यादा होगा या कम? क्विकली बताइए बच्चों, फिशेस में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा या कम? फिशेस में रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर और लेस? एक लोग का आंसर आ गया फास्ट होता है, बिल्कुल सही बात है ना, ज्यादा ज्यादा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जहां पर ऑक्सीजन जितना कम होगा, जहां पर ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा कमी होगी उतना रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। मोर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, लेसर इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। लेसर इज द ऑक्सीजन अवेलेबल, मोर इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। और पानी में जो ऑक्सीजन है बच्चों उसकी अमाउंट कम होती है, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग वहां पर ज्यादा होता है। तो ये बात यहां पर मैं कह देता हूं क्या, कि रेट ऑफ ब्रीदिंग is inversely proportional. Rate of breathing is inversely proportional to the amount of oxygen के inversely proportional। और हमसे बच्चों एक्वाटिक एनिमल में ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, इसलिए वहां पर रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, एक्वाटिक एनिमल्स में यहां पर कह दूं, इन एक्वाटिक एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इन एक्वाटिक एनिमल्स में द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हाई। अच्छा बच्चों पहले ये बात बता दीजिए कि हमारे अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना है, तभी तो आप बताएंगे कि उससे ज्यादा या पता लगाएंगे। हमारे अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी है बच्चों? सर ओशन में तो सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, तो सॉल्ट फिश के ब्लड में डिफ्यूज नहीं होता है बच्चों, उनके पास पूरा जबरदस्त ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम होता है जिससे वो एक्सेसिव सॉल्ट को एलिमिनेट करते रहते हैं बॉडी से। रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल, बिल्कुल सही बात है बच्चों। हमारे अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना है? 72 पर मिनट, 96 पर मिनट, ओ माय गॉड, 27 to 30, 70 to 72। बच्चों आप अगर इस रेट से सांस लेने लगेंगे ना, तो जब दौड़ते भी हैं उतने तेज भी नहीं हाँफते हैं, मतलब और भी तेज हाँफने लगेंगे अगर नॉर्मली आप इतने तेजी से सांस लेने लगेंगे। ये जो आप कह रहे हैं 72 और 96, ये अपने हार्ट बीट का रेट है। हार्ट बीट रेट नहीं पूछा है, रेट ऑफ ब्रीदिंग पूछा है। 12 से 16 बार से बच्चों इमेजिन करिए, 1 मिनट में अगर आप 72 बार ब्रीदिंग करेंगे, इस तरीके से आप सांस अंदर बाहर करने लगेंगे। सो दिस इज नॉट द वे एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम लोग 12 से 16 बार ब्रीथ करते 1 मिनट में, 12 to 16 टाइम्स। सो आवर रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 12 to 16 टाइम्स। बच्चों मैं अभी आपको एक्टिविटी करने बोल दिया था, आप तो एक्सपेक्ट करते कि सर फिशेस के अंदर 72 से भी ज्यादा होना चाहिए था, आप आकर के बोलते सर इतना ज्यादा तो नहीं है, मछलियों में तो कम आ रहा है रेट ऑफ ब्रीदिंग।
तो बच्चों आप पहले ह्यूमन का तो जान लीजिए 12 से 16 बार है 1 मिनट में, तो मछलियों का इससे ज्यादा आएगा क्योंकि वो पानी में ऑक्सीजन कम है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग हमसे ज्यादा है। अच्छा, एक और सवाल कई बार पूछा जाता है, अगर हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स पर या ऊंचाई पर चले जाए बच्चों, तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर हम लोग ऊंचाई पर या हायर एल्टीट्यूड्स पर चले जाएं तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्विकली स्टूडेंट्स। बढ़ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, याद रखना है, अगर हम लोग ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है ना बच्चों हायर एल्टीट्यूड्स पर, तो ऑक्सीजन कम, रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा, तो आवर रेट ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड्स। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों, है ना? अगर रनिंग करते हैं तो कितने टाइम्स हो जाता है, डिपेंड करता है आप कितना तेज भाग रहे हैं। अगर आप उसेन बोल्ट की स्पीड में भाग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल हल्के हल्के जॉगिंग कर रहे हैं तो उतना ज्यादा नहीं होगा, तो डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बात आई होप सभी लोग समझ गए। तो ह्यूमंस में रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी है बच्चों? ह्यूमंस में रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 12 to 16 टाइम्स। ये कितना है बच्चों? 12 से 16 बार है, इज 12 to 16 टाइम्स। ये बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? ये बात सभी लोग याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 से 16 बार। ठीक है बच्चों, अगर ये बात सभी को समझ में आ गई हो तो और आगे चलते हैं एंड फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं द लास्ट वन, एंड दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। Now what is pulmonary respiration? Respiration with the help of lungs is called as pulmonary respiration। बच्चों, respiration जो lungs से होता है उसको हम लोग कह देते हैं pulmonary respiration। तो lungs के मदद से, लिख देता हूं pulmonary respiration। Pulmonary respiration is actually respiration with the help of lungs। लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन करते हैं उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। बच्चों एक बात अब बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सुनिएगा, लंग्स से रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से? एडल्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। हम सब लोग लंग्स के मदद से सांस लेते हैं, लंग्स के मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। क्या क्या बच्चों? एडल्ट एम्फीबियंस, जो बड़े एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग्स वगैरह, जब जमीन पर आ जाते हैं तो वो लंग्स से सांस लेते हैं। उसके अलावा कौन बच्चों? रेप्टाइल्स, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, कैमेलियन है ना, ये सब बच्चों, क्रोकोडाइल है, ये भी लंग्स से सांस लेते हैं। तो ये सब बच्चों लंग्स से सांस लेते हैं। उसके अलावा बर्ड्स भी लंग्स से सांस लेते हैं बच्चों। और कुछ बर्ड्स के पास है ना एक्सेसरी एयर पैकेट्स भी पाए जाते हैं जो उनको ब्रीदिंग में मदद करते हैं, है ना। यस, तो ये बात याद रखिएगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर बात कह लें कि लंग्स से जो सांस लेते हैं उन्हें, उस रेस्पिरेशन को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और कौन इस तरीके से सांस लेता है बच्चों, है ना, कौन इस तरीके से सांस लेता है? जैसे हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल एडल्ट एम्फीबियंस, उसके अलावा रेप्टाइल्स, उसके अलावा बर्ड्स, एंड फाइनली द मैमल्स। फाइनली और कौन बच्चों? मैमल्स। ये सब बच्चों लंग्स की मदद से सांस लेते हैं और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और किसी के पास स्किन से भी, लाइक फ्रॉग्स, हाँ फ्रॉग्स में मेनली स्किन से होता है, और जो अर्थवॉर्म्स हैं बच्चों, है ना, लीच हैं, उनमें भी होता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, है ना, बैलेनोग्लॉसस, ये बच्चों बैलेनोग्लॉसस में भी होता है। ठीक है, सब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब बेसिकली यही है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। आई होप ये बात अगर सभी को समझ में आ गई हो। आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्योंकि अगला टॉपिक हमें जो स्टार्ट करना है बच्चों, दैट इज एक्चुअली, है ना, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। वो फिर हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट दी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, अब कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। फालतू डाउट्स के आंसर मैं देता नहीं हूं, जो लोग फालतू सवाल पूछते हैं।
और किसी को कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सर इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस? बच्चों इंग्लिश के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, हमारा खुद का ही अंग्रेजी बहुत वीक है ना, तो हम आपको क्या ही बताएंगे। ठीक है बच्चों, बक्कल रेस्पिरेशन एक्चुअल में फ्रॉग्स में होता है बच्चों, रुखसाना परवीन। बक्कल रेस्पिरेशन जो ओरल कैविटी होती है ना फ्रॉग्स में, है ना, उनके ओरल कैविटी के जरिए सांस लिया जाता है। फॉर्म के बारे में बता दीजिए। फॉर्म के बारे में क्या बताना है भाई? हमसे बायोलॉजी के बारे में कुछ पूछिए तो हम बता सकते हैं बच्चों। फॉर्म के बारे में हम लोगों को आइडिया उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फॉर्म अगर भरेंगे तभी तो होगा, अभी कोई फॉर्म भरा नहीं। सर पूरा सिलेबस हो जाएगा एंट्रेंस तक? यस, एमयू के 11th एंट्रेंस तक जो है पूरा सिलेबस लगभग अपना हो जाएगा बच्चों, है ना। क्योंकि अब जो अपने बड़े बड़े चैप्टर्स थे ना बच्चों, वो बेसिकली अभी आपकी 11:50 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो मैं क्या कह रहा था, जो अपना सिलेबस है ना उसमें सेल वाला, टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बच्चों, और जो न्यूट्रिशन है वो मतलब जो लाइफ प्रोसेसेस है वो बड़ा है। तो ये 3 चैप्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसके अलावा टाइम नहीं लगता है। अनिका क्या करिए सर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। नहीं बेटा, तुम फालतू सवालों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम ज़्यादा ही फालतू लग रही हो कि सर ये रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे या नहीं, सर इजेशन का क्या हुआ, सर इंजेशन का क्या हुआ। तो तुम्हें यही सब सवाल पूछने हैं तो पूछते रहो, मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा ऐसे फालतू सवाल में। सर डेट कब तक आ जाएगी एंट्रेंस की? बेटा कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है डेट कब आएगी। क्या टैडपोल के बारे में? टैटबुक क्या? टैडपोल जो है वो फ्रॉग्स के, मेढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, उनको जो है हम लोग टैडपोल कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं बच्चों। अब क्लास आपकी जो है अभी 5 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कितने में? 11:50 पर है, 11:40 पर ही थी, बट अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए और क्विकली हम लोग आ जाते हैं, है ना। नहीं, बायो कोई एक्स्ट्रा किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितना चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आपके 11th एंट्रेंस के लिए, इट्स मोर देन इनफ। हम लोग जितने भी टीचर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर कोई लगभग 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, यही सारी चीजें हर साल पढ़ा रहे हैं, पेपर देख रहे हैं कैसा आ रहा है। तो हम लोगों को उस चीज का पूरा आइडिया है कि आपको क्या बताना है, कितना बताना है, कितने डिटेल में बताना है। और कहीं कोई बता रहा है, वी डोंट एक्चुअली, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज इनफ। ठीक है बच्चों, क्लास एंड करते हैं ताकि दूसरी क्लास अभी 5 मिनट बाद आपकी स्टार्ट हो जाए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।